यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम नेपाल की ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं जो कि 2009 में घटी थी, जिसने नेपाल और भारत को दहला दिया था। ये पूरी कहानी जानने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। साथ ही आप अपनी जीवन में जुड़ी एक शख्स से इतनी ज्यादा नफरत करने लगेंगे जो कि कभी आपके बहुत करीब रहे थे। साथ ही इस कहानी को जानने के बाद आपको एक ऐसा सीख मिलेगा जिसे आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आखिर ये पूरी घटना क्या थी, कब और कैसे घटी थी, इस मामले में आगे क्या हुआ, मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ये महज एक कहानी नहीं, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग सबक भी होगा। गाइज, मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे जिस सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में घटी थी, मगर उसका संबंध हमारे देश भारत से भी है। इस पूरी वाकया की शुरुआत एक सिंपल SMS से होती है। आपको आए दिन ऐसे मैसेज आते होंगे कि आपने इतने करोड़ की लॉटरी जीती है या फिर आपको यहाँ घूमने जाने का टिकट मिला है। ऐसा ही मैसेज 5 जून 2009 को नेपाल की रहने वाली 19 साल की ख्याति श्रेष्ठा को भी मिलती है। मैसेज में लिखा था कि आपने एक मशहूर ह्यूमन मैजिक में आयोजित 20,000 नगद रुपए, नेपाल की सबसे खूबसूरत पैलेस पोखरा की टिकट जीती है। इसके कुछ ही देर बाद ख्याति की मोबाइल फोन की घंटी बजती है। जब वहाँ फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है। फोन उठाते ही महिला मैसेज में लिखी गई बात को दोहराती है और कहती है कि मैं उसी मैगजीन ऑफिस से बात कर रही हूँ। अगर आप जीती हुई इनाम के पैसे और पोखरा की टिकट को लेना चाहती हैं तो आपको इस एड्रेस पे आना पड़ेगा। आज अगर किसी को ऐसे SMS और फिर कॉल आते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी के लिए हो सकता है। मगर ये वो समय था कि उस वक्त लोगों को इतना मालूम नहीं था कि हमें इस तरह भी लूटा जा सकता है, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के मैसेज के द्वारा हमें लूटा जा सकता है। अब जैसे ही ख्याति श्रेष्ठा को ये मैसेज आते हैं और फोन आता है तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह इस मैसेज और कॉल्स के बारे में अपने माता पिता को बताती है तो उनके माता पिता भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ख्याति इनाम में जीते रुपए और टिकट को जरूर लेने जाएगी। इसके बाद ख्याति श्रेष्ठा जाने की तैयारी में लग जाती है और अपने घर का नौकर राम के साथ उस जगह पे जाने के लिए निकल जाती है। कुछ घंटों के सफर के बाद ये दोनों उस महिला के द्वारा दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। नौकर राम यहाँ पर ख्याति को ड्रॉप कर देता है और वह यहाँ से चला जाता है, क्योंकि फोन पे इन्हें यह भी बता दिया गया था कि इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगेगा। इसलिए ख्याति अपने घरेलू नौकर को वापस घर भेज देती है। दिए गए एड्रेस पे पहुंचने के बाद ख्याति कुछ समय इंतजार करती है। तभी वहाँ एक महिला आती है जो कि खुद को ह्यूमन मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव बताती है और एक बार फिर से ख्याति को इनाम जीतने की बधाइयाँ देती है। साथ ही इनाम में जीते गए रुपए और टिकट को लेने के लिए साथ में चलने को कहती है। इसके बाद वो महिला ख्याति को लेकर एक अपार्टमेंट में जाती है, जहां कमरे के अंदर जाते ही ख्याति की नजर एक आदमी पे पड़ती है। वो आदमी ख्याति को उसी मैगजीन से जुड़ा हुआ शख्स बताता है और कहता है इनाम से जुड़ी राशि और आगे की कागजी कार्रवाई मैं ही करूँगा। ये दोनों यहाँ पर कुछ समय बात करते हैं। बातचीत के दौरान ही वो आदमी ख्याति की तरफ एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास बढ़ाता है और एक गिलास खुद भी ले लेता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अब इन प्रक्रियाओं को होते हुए शाम हो जाते हैं और इधर ख्याति के माता पिता घर में काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि हमारी बेटी अभी तक इनाम की राशि को लेकर नहीं लौटी। ख्याति ने पहले ही अपने माता पिता को बता दिया था कि इन सारी प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए घर वाले ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। अब शाम के बाद अंधेरा कुछ ज्यादा ही हो चुका था, मगर ख्याति अभी तक भी घर वापस नहीं लौटी थी, इसलिए उसके माता पिता और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और ख्याति के दोस्तों के पास कॉल कर पूछने लगते हैं कि क्या ख्याति तुम्हारे पास गई है, लेकिन हर तरफ से जवाब यही आता है कि ख्याति हमारे पास नहीं आई है। अभी ये लोग अपने स्तर से ख्याति को ढूंढने में लगे ही हुए थे, तभी ख्याति के पिता के पास एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल मैसेज में लिखा था कि ख्याति किडनैप हो गई है। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा वापस पाना चाहते हो तो तुरंत 10 लाख रुपयों का इंतजाम करो। मैसेज में ये साफ साफ लिखा गया था कि अगर तुमने इस बारे में पुलिस या फिर किसी और को बताया तो ख्याति मारी जाएगी। वहाँ इस मैसेज को देखने के बाद पूरी तरह घबरा जाते हैं और तुरंत ख्याति को माँ को इस बारे में बताते हैं। ये दोनों पहले तय करते हैं कि हम इस किडनैपिंग के बारे में पुलिस को बताएंगे, मगर अपना इरादा बदल देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके आसपास इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी थी, जहां किडनैपर ने इसलिए मार डाला था क्योंकि उनके माँ बाप इन सारी वाकया के बारे में पुलिस को बताया था। किडनैपर ने अपने मैसेज में इस वाकया को साफ साफ लिख दिया था कि अगर तुमने इस बारे में पुलिस या फिर किसी और को बताया तो हम ख्याति श्रेष्ठा को मार देंगे। इसलिए ख्याति के माता पिता पुलिस के पास जाने का फैसला बदल देते हैं और 10 लाख रुपयों का इंतजाम में लग जाते हैं। किडनैपर ने इन्हें मैसेज में सिर्फ ख्याति और अपने डिमांड के बारे में बताया था, ये नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहाँ आना है। जब ख्याति के माता पिता पैसों का इंतजाम कर लेते हैं तो
तो इन्हें मालूम नहीं था कि पैसे लेकर कहाँ जाना है। अब ये लोग किडनैपर का मैसेज का इंतजार करने लगते हैं कि वो कब हमारे पास मैसेज करेगा। अब देर रात हो जाती है मगर किडनैपर की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता है। ये लोग उस नंबर पे फोन भी करने की कोशिश करते हैं मगर कोई जवाब नहीं मिलता। इसी तरह रात बीत जाती है। अब अगली सुबह ख्याति के माता पिता इंतजार में बैठे थे कि आगे क्या करना है। तभी इनकी मोबाइल फोन की घंटी बजती है। जब ये लोग मैसेज को चेक करते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि ये मैसेज उसी किडनैपर ने भेजा है। मैसेज में लिखा था कि तुम सब पैसे लेकर बुटवाल पहुंच जाओ। जो लोग बुटवाल के बारे में नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि नेपाल में ही एक जगह है जिसका नाम है बुटवाल, जो कि काठमांडू से 270 किलोमीटर दूर है। मैसेज मिलते ही ख्याति के माता पिता पैसे लेकर बुटवाल के लिए निकल जाते हैं। ये लोग बुटवाल पहुंचने के बाद किडनैपर के पास मैसेज करते हैं कि हम लोग पैसे लेकर आ चुके हैं, बताओ पैसे लेकर कहाँ आना है। जिस पर किडनैपर कहता है कि थोड़ा इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद किडनैपर इन्हें मैसेज करता है कि पैसे लेकर बुटवाल नहीं चितवन आना है। बुटवाल से चितवन की दूरी लगभग 160 किलोमीटर थी। ख्याति के माता पिता बिना कोई ब्रेक लिए चितवन पहुंचते हैं। पहुंचते ही किडनैपर को इस बात की जानकारी देते हैं कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद किडनैपर इनके पास मैसेज करता है कि पैसे लेकर चितवन नहीं बल्कि सुनौली आना है। चितवन से सुनौली की दूरी लगभग 155 किलोमीटर थी। ये लोग अपने साथ पैसों को लेकर घंटों का सफर कर सुनौली पहुंचते हैं। मगर यहाँ पहुंचने के बाद इनके पास किडनैपर फिर से मैसेज करता है और कहता है कि पैसों को लेकर यहाँ नहीं बल्कि दार्जिलिंग आओ। यानी कि अब इन्हें नेपाल की जगह पैसों को लेकर भारत आना था। सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 650 किलोमीटर थी। ख्याति के माता पिता के साथ उनके अलावा उनका घर का नौकर राम भी था। ये तीनों पहले ही कई सौ किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे और पूरी तरह थक चुके थे। मगर बेटी के ख्याल ने इन्हें जगाए रखा था और एक जगह से दूसरी जगह भागते फिर रहे थे। ये लोग दार्जिलिंग भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर 10 लाख रुपयों के साथ बॉर्डर पार करना, और वो भी भारत नेपाल का बॉर्डर पार करना आसान नहीं था। फिर भी ये लोग कैसे तैसे कर भारत नेपाल की सीमा को पार करते हैं और दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ये लोग जानकारी किडनैपर को देते हैं तो किडनैपर फिर से इन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। अब ये लोग सोच रहे थे कि शायद हमारी भाग दौड़ यहीं पे खत्म हो जाएगी और हम पैसे देने के बाद अपनी बेटी को लेकर सही सलामत यहाँ से चले जाएंगे। मगर इनकी अंदाजा गलत होती है। थोड़ी देर के बाद इनकी मोबाइल की घंटी बजती है और इस बार मैसेज में लिखा होता है कि पैसे लेकर काकरभिटा आओ। काकरभिटा यानी कि फिर से इन्हें नेपाल आने के लिए कहा गया था। एक तो बेटी का किडनैपिंग का दर्द, ऊपर से इस किडनैपर का गंदा खेल। एक जगह से दूसरी जगह भागते भागते इनका बदन पूरी तरह टूट चुका था और थकान के मारे इनकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। मगर इनके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। ये अपनी बेटी को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए ये लोग दार्जिलिंग से काकरभिटा की सफर पे निकल पड़ते हैं। ये सफर इनका 100 किलोमीटर का था। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद ये लोग वापस से नेपाल काकरभिटा पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद ये लोग फिर से इस बारे में किडनैपर को जानकारी देते हैं और हमेशा की तरह इन्हें किडनैपर इंतजार करने के लिए कहता है। ये लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं कि किडनैपर इन्हें फिर से किसी दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए न कहे। मगर इस बार इन्हें जो मैसेज मिलता है उसमें काकरभिटा का एक होटल का एड्रेस था। ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। मैसेज में लिखा था कि पैसे लेकर फलाने होटल में पहुंचो, वहीं आकर तुम्हें ये पैसा किसी को देना है। इसलिए ख्याति के माता पिता पैसे लेकर उस होटल के करीब जाते हैं। जैसे ही ये लोग होटल के करीब जाते हैं तो इस बारे में किडनैपर को जानकारी देते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद किडनैपर की तरफ से एक एसएमएस आता है कि तुम अपना पैसे अपने नौकर राम को देकर उसे अकेले होटल के अंदर भेजो और तुम लोग होटल के बाहर गाड़ी में ही बैठे रहो। जैसे कि मैसेज में कहा गया था करने के लिए, ख्याति के माता पिता वैसे ही करते हैं। ये लोग गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और अपना पैसा अपने नौकर राम को देते हैं और राम इन पैसों को लेकर होटल के बताए गए कमरे में चला जाता है। ख्याति के माता पिता ये आशा कर रहे थे कि राम होटल के अंदर जाएगा, पैसे देगा और हमारी बेटी को सही सलामत लेकर बाहर आएगा। मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता। थोड़ी देर बाद ये लोग देखते हैं कि राम होटल से खाली हाथ वापस आ रहा है। न ही उसके साथ हमारी बेटी ख्याति है और न ही उसके हाथ में रुपयों का बैग है। किडनैपर को 10 लाख रुपए देने के बाद अपनी बेटी की रिहाई की उम्मीद के साथ ख्याति के माता पिता काकरभिटा से अपने घर काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। काकरभिटा से काठमांडू की दूरी लगभग 450 किलोमीटर थी। ये लोग तेजी से बिना रुके अपने घर की तरफ जाते हैं कि घर पे आने पर हमारी बेटी वापस मिल जाएगी। लेकिन जब ये काठमांडू वापस अपने घर पहुंचते हैं
तो इन्हें बहुत ही निराशा होती है, क्योंकि इनके घर पे ताला लगा हुआ था और आसपास ख्याति का कोई आता पता नहीं था। इसके बाद ये लोग कुछ देर इंतजार करते हैं कि थोड़ी देर में कहीं ख्याति चली आएगी, मगर इनका इंतजार मिनटों से घंटों में होता जा रहा था। थक हार कर ख्याति के पिता फिर से किडनैपर के पास मैसेज करते हैं, मगर उनका मैसेज का कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ थक हार कर किडनैपर के पास कॉल भी लगाते हैं, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता। किडनैपर का मोबाइल स्विच ऑफ आने की वजह से ये लोग अनहोनी की आशंका में डूब जाते हैं। ये लोग बार बार किडनैपर की नंबर पे ट्राई करते हैं, मगर हर बार किडनैपर की नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता। नंबर स्विच ऑफ बताने की वजह से इनकी हिम्मत पुलिस के पास जाने की नहीं कर रही थी कि अगर इस बारे में किडनैपर को मालूम पड़ा तो शायद वो ख्याति को मार सकता है। अब कई घंटों के इंतजार के बाद ना ही किडनैपर के पास फोन लग रहा होता और ना ही किडनैपर के पास से कोई जवाब आता है और ना ही ख्याति घर आती है। तो ख्याति के माता पिता अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को ख्याति को मिले एसएमएस से लेकर ख्याति की किडनैपिंग और फिरौती की दी गई रकम तक की सारी वाकया के बारे में विस्तार में बताते हैं। अब सारी वाकया को अच्छे से जानने के बाद पुलिस वाले सब पूछताछ की शुरुआत ख्याति के माता पिता से ही करते हैं। पुलिस वाले सब ख्याति के माता पिता से ख्याति के बारे में पूछते हैं। ख्याति के माता पिता ख्याति से जुड़ी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताती है, साथ ही यह भी बताती है कि ख्याति हमारी इकलौती औलाद है। बचपन से ही ख्याति पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थी और वह कुछ हासिल करना चाहती थी। हम लोगों ने ख्याति के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले ख्याति के माता पिता से पूछते हैं कि ख्याति के पास मैसेज आने से लेकर पैसे देने तक क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस किया है जो आपको अजीब लगा हो। जिस पर ख्याति के पिता कहते हैं कि नहीं, हमने तो एक भी ऐसे अजीब बातें नोटिस नहीं की, लेकिन हमें एक बात नहीं समझ आई कि किडनैपर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्यों बोल रहा था। जब यही सवाल पुलिस वाले सब ख्याति की माँ से पूछते हैं, ख्याति की माँ भी यही जवाब देती है कि इन पूरी वाकया के बीच हमें तो कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ख्याति की माँ बताती है कि जब हम लोग दार्जिलिंग से नेपाल के काकरभिटा आए थे और किडनैपर के बताए गए होटल के नजदीक गए थे, तो वहाँ पे अचानक मेरी नजर बीरेन श्रेष्ठा नाम के आदमी पे पड़ी। इस पे पुलिस पूछती है कि इसमें अजीब क्या है, तो ख्याति की माँ बताती है कि कभी हम लोग किराए के तौर पे बीरेन के घर में रहते थे। साथ ही बीरेन एक टीचर भी था जो ख्याति को ट्यूशन पढ़ाता था। फिर अचानक से उसने अपना घर बेच दिया और शहर को छोड़कर चला गया। तब से हम लोग बीच में बीरेन से एक बार मिले थे। पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर आपने बीरेन को देखा तो उसे टोका क्यों नहीं। जिस पर ख्याति की माँ कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ख्याति के किडनैपिंग के बारे में हमारे अलावा किसी और को मालूम पड़े, क्योंकि इससे ख्याति की जान को खतरा हो सकता था। अब ये सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। शुरुआती कुछ जांचों में पुलिस को ख्याति श्रेष्ठा के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता है और न ही किडनैपर के बारे में कोई जानकारी हाथ लगती है। जब पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता तो अंत में आए सामने नाम को पुलिस उसकी कुंडली निकालने में लग जाती है। ये वही नाम था जिस बारे में ख्याति के माँ ने बताया था, बीरेन श्रेष्ठा। पुलिस जब बीरेन श्रेष्ठा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है तो पता चलता है कि बीरेन का जन्म 1967 के आसपास भारत के दार्जिलिंग में हुआ था। इसका असल नाम बीरेन प्रधान है। जब इसकी उम्र 20-22 साल थी तो पढ़ाई पूरी करने के बाद नेपाल में काम के लिए आया था। वैसे तो भारत में भी इसका परिवार संपन्न था और किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था और इसी चक्कर में वह नेपाल काठमांडू चला आया। नेपाल आने के बाद बीरेन एक कॉलेज में साइंस टीचर बन जाता है। शुरुआत में बीरेन को रहने के लिए मनपसंद जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए वह नेपाल में अपना एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। अब बीरेन का नेपाल वाला घर बहुत बड़ा था तो इसीलिए वह अपने घर में कुछ महीने अकेले ही रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह अपने घर के 2 कमरों को किराए पे देने की सोचता है। इसी के बाद ख्याति के माता पिता बीरेन के यहाँ किराए पे रहने लगते हैं। कुछ सालों तक ख्याति अपने माता पिता के साथ इसी घर में रहती है। ख्याति के माता पिता के कहने पर बीरेन ख्याति के ही घर पे ट्यूशन पढ़ाने लगता है। अब सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन अचानक बीरेन अपने घर को बेच देता है। इसलिए ख्याति अपने माता पिता के साथ इस घर को छोड़कर विराटनगर रहने चले जाते हैं। जबकि अपना घर बेचने के बाद बीरेन श्रेष्ठा कहाँ जाता है इस बारे में ख्याति के घर वालों को कोई अता पता नहीं चलता है। इस वक्त ख्याति 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और उसने 10वीं की परीक्षा काफी अच्छे नंबर से पास की थी। इसलिए ख्याति के माता पिता ख्याति को अच्छे शिक्षा देने के लिए विराटनगर से नेपाल की राजधानी काठमांडू चले आते हैं और ख्याति का एडमिशन जुबिलेंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा देते हैं। अब ख्याति अपने परिवार के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाती है, जबकि बीरेन अपनी नौकरी को छोड़कर और घर बेचकर कहाँ जाता है इस बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब इस केस में ख्याति की माँ बीरेन का नाम लेती है तो पुलिस बीरेन का कुंडली निकालने में लग जाते हैं। जांच पड़ताल के दौरान मालूम पड़ता है कि बीरेन काठमांडू में ही किराए के घर में रह रहा है। जब पुलिस उस घर पे छापा मारती है तो मालूम पड़ता है कि बीरेन यहाँ से रफू चक्कर हो गया है।
पुलिस बीरेन को ढूंढने के लिए कई टीम बनाते हैं, मगर बीरेन का कोई आता पता नहीं चल रहा होता। इसी पुलिस को काठमांडू से बाहरी ग्रामीण इलाकों में मानव शरीर की अंग मिलने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एक जगह पे हाथ के 3 टुकड़े मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद उस जगह से दूर एक जगह पे पैर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। इस तरह से अगले कई दिनों तक लगभग 70 किलोमीटर के रेडियस में मानव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते रहते हैं। इन्हें देखकर लग रहा था कि किसी ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और उन्हें एक जगह न फेंकने की जगह अलग अलग फेंके हैं। लगभग 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में अलग अलग जगहों पर फेंके हैं। इन सब के बीच ख्याति श्रेष्ठा को घर से गायब हुए 15 से 20 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के पास अब भी ख्याति के लिए एक भी सुराग नहीं था और न ही पुलिस को बीरेन श्रेष्ठा के बारे में कोई आता पता चल रहा था। और इधर बीते कुछ दिनों में लाश के जो टुकड़े मिले थे उसका सर अभी तक नहीं मिला था। इस वजह से पहचान भी नहीं हो रही थी कि ये डेथ बॉडी है किसकी। मगर 15 दिनों के बाद पुलिस को एक सर भी मिल जाता है। पुलिस अलग अलग जगह पे मिले गए टुकड़ों और सर को जोड़ते हैं, फिर भी पता नहीं चल पाता है कि ये लाश है किसकी, क्योंकि खोपड़ी की हालत बहुत ही बुरी तरह खराब हो चुकी थी और लाश को देखकर पहचानना लगभग असंभव था। इस तरह से ये क्लियर नहीं था कि ख्याति श्रेष्ठा मर गई है या फिर वो जिंदा है। किडनैपर और ख्याति की साइंस टीचर बीरेन श्रेष्ठा में कोई कनेक्शन है भी या नहीं, और जिस होटल के पास फिरौती की रकम ली गई उस होटल के पास बीरेन श्रेष्ठी का दिखना कोई इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश। इन सवालों का जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया था। सिर्फ बीरेन के मिलने से पुलिस को कई सारे सवालों का जवाब मिल सकते थे, इसीलिए पुलिस वाले सब बीरेन को ढूंढने में कई सारे फोर्स लगा देते हैं। पुलिस की मेहनत इस बार कामयाब होती है और गुप्त सूचना की मदद से छापेमारी कर बीरेन श्रेष्ठा या फिर बीरेन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीरेन को गिरफ्तार करते ही पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। पुलिस जो कोई भी सवाल करते है उसका जवाब बीरेन बहुत ही सावधानी से और सटीक जवाब देता। ऐसा लग रहा था कि बीरेन पूरी तैयारी के साथ ही पुलिस के पास आया है। इसी सवाल जवाब के बीच पुलिस जब बीरेन से पूछती है कि उस दिन तुम काकरभिटा में होटल के पास क्या कर रहे थे, तो इस पर वह चौंक जाता है और इधर उधर की बातें बनाने लगता है। जबकि पूछताछ के दौरान पुलिस को उसने उस दिन किसी दूसरे जगह पर होने के बारे में बताया था। अब वहाँ ऐसे कर पुलिस के सवालों में फंसते चला जाता है और पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। अब पुलिस सख्ती के साथ पूछने लगती है। पुलिस की सख्ती के सामने बीरेन की हर चालाकी नाकाम हो रही थी। अब बीरेन को ना चाहते हुए भी सच बताना पड़ता है और फिर एक ऐसे सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीरेन कहता है कि दार्जिलिंग में मेरा संबंध एक ऐसे परिवार से है जो काफी पैसे वाला था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी मैं आज से 20 साल पहले नेपाल अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आया था। यहाँ भी मैंने कॉलेज में टीचर के तौर पे एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी। यहाँ मैं अच्छा पैसा भी कमा रहा था और एक घर भी खरीद लिया था। बीरेन के बयान के अनुसार उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। वह मजे के लिए एक दिन कैसीनो में जुआ खेलने के लिए गया। अब बीरेन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो धीरे धीरे कर ये शौक उसकी लत बन गई और उसके ऊपर जुए का एक ऐसा लत सवार हुआ जिस वजह से वह अपना सारा पैसा हारता चला गया। बीरेन अपने पास रखे सभी पैसे हारने के बाद वह अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कर्ज लेना शुरू कर दिया और वहाँ लाखों रुपए जो कि कर्ज लिया था वो सारे रुपए जुए में हार जाता है। जब उसके पास कर्ज के रुपए भी खत्म हो जाते हैं और लोग उसे कर्ज देने से मना करने लगते हैं और वापस उसे दिए गए रुपए अपने मांगने लगते हैं, तो एक दिन अचानक बीरेन अपने घर को बेच देता है। मगर उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ चुका था कि उसके घर बेचने के बावजूद भी उसका कर्ज नहीं चुकता है। बीरेन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वहाँ काठमांडू में ही एक किराए का रूम लेकर रह रहा था। उसकी नौकरी भी जा चुकी थी और वहाँ अपने घर वालों यानी कि दार्जिलिंग में भी काफी सारा पैसा उधार ले चुका था, इसलिए उसे वहाँ से भी मदद मिलनी बंद हो गई थी। बीरेन जुए की लत की वजह से कर्ज की दलदल में बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी इसी बीच उसे मालूम पड़ता है कि जिस ख्याति श्रेष्ठा का परिवार मेरे यहाँ किराए पे रह रहा था वो इस वक्त काठमांडू में मेरे घर से कुछ ही दूरी पे रह रहे हैं। इसी दौरान 5 जून 2009 को बीरेन ख्याति के घर पे उसके घर वालों से मिलने के लिए जाता है। बीरेन यहाँ पे इस उम्मीद से आया था कि बरसों की मुलाकात के बाद हमारी इनसे मुलाकात हो जाएगी और शायद मुझे इनके यहाँ से कुछ कर्ज भी मिल जाएगा। मगर यहाँ आने पर बीरेन को जो बातें मालूम पड़ती है उसे जानने के बाद वह कर्ज मांगने की प्लान को बदल देता है, कुछ और मन बना लेता है। पुलिस पूछताछ के दौरान बीरेन बताता है जब वह 5 जून 2009 को ख्याति श्रेष्ठा के घर जाता है तो इसे मालूम पड़ता है कि ख्याति के माता पिता ख्याति को लेकर
बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। दरअसल ख्याति के माता पिता बीरेन को बताते हैं कि हम लोग ख्याति की अच्छी शिक्षा के लिए उसे बहुत जल्द विदेश भेजने वाले हैं, जिस पर बीरेन कहता है कि विदेश की पढ़ाई के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, जिस पर ख्याति के पिता कहते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ख्याति की पढ़ाई के लिए अपनी एक पुरानी प्रॉपर्टी को बेच दी है। साथ ही मैं अपने कमाई से भी कुछ पैसे बचा कर रखा हूँ। ख्याति के माता पिता बीरेन को ये सारी बातें इसलिए बताई थी क्योंकि बीरेन ख्याति का पुराना टीचर था और इनसे इनके आपसी रिश्ते बहुत अच्छा था। मगर इन्हें क्या मालूम था कि जिन्हें हम अपना हमदर्द समझ रहे हैं वही हमें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला है। जब बीरेन को ख्याति के पिता की सारी प्लानिंग के बारे में मालूम पड़ता है तो बीरेन को एक बात क्लियर हो जाती है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए वह इनसे कर्ज मांगने की जगह दूसरे तरह से पैसे लेने की प्लानिंग में लग जाता है। इसी बीच उसके दिमाग में एक बहुत ही शैतानी आइडिया आता है और ये आइडिया था ख्याति को किडनैप करने का। बीरेन यहाँ से सीधे अपने घर जाता है और पूरी प्लानिंग करने के बाद ख्याति के मोबाइल फोन पे वहीं वुमेन मैगजीन की तरफ से आयोजित लकी ड्रॉ का मैसेज भेजता है। लकी ड्रॉ में 20,000 रुपए जीतने और पोखरा की एक टिकट के बारे में लिखकर मैसेज कर देता है। इसके बाद बीरेन अपनी एक पुरानी स्टूडेंट मरीना सकियान के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि इस नंबर पे कॉल कर तुम मैसेज वाली बात को दोहराओ, यानी कि मैसेज के बाद ख्याति के पास कॉल करने वाली लड़की मरीना साक्या थी। इसके बाद प्लानिंग के अनुसार बीरेन ख्याति को एक अपार्टमेंट में बुलाता है। यहाँ भी ख्याति की मुलाकात सबसे पहले मरीना साक्या से ही होती है। जब मरीना ख्याति को अपार्टमेंट के अंदर लेकर आती है तो अंदर मौजूद शख्स बीरेन ही होता है। यहाँ ख्याति बीरेन को अचानक से देखकर चौंक जाती है। बीरेन भी चौंकने की एक्टिंग करने लगता है। वहाँ ख्याति को बताता है कि मैंने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी है और इसी वुमेन मैगजीन में काम कर रहा हूँ। इस बातचीत के दौरान बीरेन ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है। ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीने से माना भी नहीं करती है क्योंकि उसकी सुबह ही घर पे बीरेन से मुलाकात हुई थी। उसका व्यवहार काफी अच्छा था और वह यहाँ भी काफी अच्छे ढंग से बात कर रहा था, इसलिए ख्याति को थोड़ी सी भी शक नहीं होती है और वह कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। लेकिन जैसे ही ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीती है वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद बीरेन ही ख्याति के पिता के पास किडनैपिंग वाला मैसेज करता है और बीरेन ही ख्याति के माता पिता को एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह पैसे लेकर आने जाने के लिए कह रहा था। पुलिस बीरेन से पूछती है कि अगर तुम्हें पैसे मिल गए तो अब तक ख्याति घर क्यों नहीं आई, जिस पर बीरेन बताता है कि आप लोगों ने 15 दिनों से जो मानव अंग को अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर रहे हैं वो किसी और का नहीं ख्याति के ही अंग है, जिसे किसी और ने नहीं मैंने ही फेंके हैं। बीरेन बताता है कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ख्याति जब बेहोश हुई थी उसी के 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसकी हत्या कर दी और अगले 4 दिनों के अंदर मैंने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों काट कर शहर के अलग अलग जगहों पर फेंकना शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पर फेंकने की वजह ये थी कि पुलिस कभी भी इन शरीर के अंगों को इकट्ठा करने के बाद भी ये किसकी डेथ बॉडी है पहचान न कर पाए। बीरेन के इस खुलासे के बाद हर कोई शौक में रह जाता है। मीडिया में जैसे ही ये बातें आती है वैसे ही पूरे नेपाल में विरोध की आंधी चलने लगती है। खासकर पूरे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट सड़क पे उतर आते हैं। बीरेन श्रेष्ठा को बिना किसी ट्रायल को फांसी देने की मांग करने लगते हैं। इन सब के बीच केस की सुनवाई होती है और 1 साल के अंदर ही इस केस की पूरी सुनवाई को कंप्लीट कर ली जाती है। आखिरकार 2010 में काठमांडू की एक अदालत बीरेन श्रेष्ठा को ख्याति की हत्या और उसकी किडनैपिंग की दोषी को मानते हुए उसे 39 साल जेल की सजा सुनाती है, जबकि बीरेन के कहने पर फोन करने वाली और ख्याति से ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मिलने वाली मरीन साक्या को ख्याति के अपहरण में दोषी पाते हुए अदालत 20 साल की सजा सुनाती है। कहा जाता है कि इस एक घटना ने नेपाल के लोगों का सोचने का तरीका बदल दिया और जो लोग टीचर पे आंखें बंद कर भरोसा करते थे अब वही टीचर को शक की निगाहों से देखते हैं। कहा जाता है कि शायद ही वहाँ कोई माता पिता अपनी बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में शायद ही किसी को बताते हैं। शायद ख्याति के माता पिता भी उसी अफसोस के साथ जी रहे होंगे कि अगर हमने ख्याति श्रेष्ठा के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में नहीं बताया होता तो शायद ख्याति आज जिंदा होती और हमारे बीच होती। गाइज, अदालत की इस फैसले पे आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।